वो आपके जनवरी मिड तक हो जाएंगे, 15 जनवरी के आसपास तक। और जो बीएनएस आएगा या आईपीसी, सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के बीच में यही घूम रहा है कि हमारी जो डेट शीट आई है उसमें दोनों ही सब्जेक्ट दे रखे हैं। लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी भी दे रखा है, लॉ ऑफ क्राइम बीएनएस भी दे रखा है, भारतीय न्याय संहिता भी दे रखा है, और इंडियन पीनल कोड भी दे रखा है। तो एग्जाम में कौन सा पूछेगा, आईपीसी पूछेगा या बीएनएस पूछेगा? तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर का, तो आपको भारतीय न्याय संहिता पूछेगा, पहली बार पूछेगा भारतीय न्याय संहिता, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। जो बच्चे बैक दे रहे हैं, जिनका पहले दे चुके हैं लेकिन बैक आया था, वो आईपीसी का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बीएनएस नहीं, उनके लिए आईपीसी रहेगा। जो बच्चे एक्स स्टूडेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी आईपीसी देंगे। तो बीएनएस रेगुलर वाले जो स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं 5th सेमेस्टर, उनके लिए बीएनएस है। तो ये क्लियर हो गया। अब कोई डाउट मेरे ख्याल से मन में होगा नहीं आपके। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा ना, उसके अंदर भी क्लियर आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, बीएनएस आईपीसी। तो आप सब लोगों का बीएनएस ही रहेगा, भारतीय न्याय संहिता ही रहेगा। एक और क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में आता है कि जो भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। तो आपको क्या लगता है दोनों दोनों एक्ट में क्या फ़र्क है? क्या कुछ पनिशमेंट चेंज हो गई हैं? सब कुछ तो अमेंडमेंट हुए हैं इसमें, और कुछ के नंबर मतलब लाइक 420 को डिफरेंट करके दूसरे नंबर पे इन्होंने कर दिया है। तो देखो, भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। एक दो ही सेक्शन है जो एलिमिनेट हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें अभी भी एज इट इज़ है। इवन जो क्राइम और पनिशमेंट है उनके लिए सेम ही है। मतलब ट्रायल भी सेम है, पनिशमेंट भी सेम है, डेफिनेशन भी सेम है, सब चीज़ें लगभग सेम ही है, सिर्फ सेक्शन नंबर बदल गया है। ये जो आईपीसी था ये बहुत लंबा इसलिए भी था क्योंकि इसके अंदर हर एक्ट की डेफिनेशन एक अलग सेक्शन में दी हुई थी। लेकिन जब ये भारतीय न्याय संहिता लाए तो सेक्शन 2 में इन्होंने सारे क्राइम की डेफिनेशन दे दी, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्राइम हो सकते हैं। तो उसकी वजह से एक्ट थोड़ा छोटा हो गया। अदरवाइज कोई ज़्यादा फर्क है नहीं आईपीसी के अंदर और बीएनएस के अंदर, लगभग सेम सा ही है। बस आपको बीएनएस के सेक्शन और जो चैप्टर है वो लिखने पड़ेंगे। आप पहले आप आईपीसी के लिखते थे। थ्योरी जो आपने आईपीसी में की हुई थी वही थ्योरी अब भी है, पनिशमेंट वही है जो पहले आईपीसी में थी, कोई ज़्यादा फर्क दोनों में है नहीं। सेडिशन एक्ट जो पहले क्राइम था आईपीसी के अंदर, वो इसमें हट गया है। अब इसमें सेडिशन जैसा कोई क्राइम नहीं है, उसके लिए एक अलग से एक्ट बन गया हमारी कंट्री के अंदर। जो देशद्रोह राजद्रोह कहते थे वो हट गया, बाकी सारा सेम ही है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं इसको, काफ़ी टाइम भी हो गया है और जो धीरे धीरे स्टूडेंट जो ज्वाइन करेंगे वो करते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो आज हम जो कर रहे हैं वो भारतीय न्याय संहिता कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो फिर हम इसका एक सेशन और कर लेंगे, नहीं तो मुझे लगता है एक सेक्शन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं। तो रिवीजन हम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्राइम को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में जो सबसे मेन एलिमेंट है वो क्राइम ही है। तो व्हाट इज क्राइम, क्राइम क्या है? अगर आपको किसी को पता है कि क्राइम क्या है तो बताइए, क्या है क्राइम? क्राइम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्ट जो फॉरबिडन और पनिशेबल हो एक्ट स्टेट लॉ के अंदर, वो क्राइम है। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप अगेंस्ट लॉ कर रहे हैं वो क्राइम कहलाती है। ठीक है। अब क्राइम की अगर हम बात करें तो इसकी कई डेफिनेशंस हैं। जैसे ऑस्टिन ने इसकी डेफिनेशन दी है, आर रॉन्ग विच इज परसुएट एट द डायरेक्शंस ऑफ द इंजर्ड। जो इंजर्ड पर्सन को, मतलब डिस्क्रिएशंस ऑफ इंजर्ड, जो इंजर्ड कर दे किसी दूसरी पार्टी को, वो क्राइम कहलाता है। ये सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, ये क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन बीएनएस में हम केवल क्रिमिनल रॉन्ग को लेते हैं। तो क्रिमिनल रॉन्ग में बॉडीली इंजरी आ जाती है, और सिविल रॉन्ग वो होता है जिसमें बॉडीली इंजरी ना हो लेकिन ऑफेंस हो। बेंथम ने भी इसे एक डेफिनेशन दी है, ऑफेंसेस वेदर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड और बैड रीजन। गुड या बैड रीजन, किसी भी रीजन से अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो ऑफेंस कहलाता है। मतलब कुछ भी आप करते हैं जो ऑफेंस, प्रोहिबिशन ऑफ लॉ है, वो ऑफेंस है। अच्छा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है? तो क्राइम के एलिमेंट्स में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग होगा तभी तो भारतीय न्याय संहिता लगेगा। इसलिए ह्यूमन बीइंग द्वारा किया गया क्राइम ही क्राइम होता है। एनिमल्स कोई क्राइम करते हैं तो वो भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल
नहीं होगा। तो ह्यूमन बीइंग किया गया एक्ट। दूसरा, दो चीज़ें क्राइम में होनी हमेशा ज़रूरी हैं, एक मेंस रिया और एक एक्टस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड और एक्टस रिया मतलब गिल्टी एक्ट। तो गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट अगर कोई भी चीज़ को परफॉर्म करेंगे, जैसे किसी थर्ड पर्सन को इंजरी हो जाए, तो वो क्राइम है। तो क्राइम के लिए यही एलिमेंट होने जरूरी है। जैसे चार एलिमेंट हो गए, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रिया और इंजरी। मेंस रिया में ह्यूमन बीइंग, सॉरी, पहले ह्यूमन बीइंग में वो सारे मानव आ जाते हैं जिनका धरती पर जन्म हुआ है, उसे कहते हैं मेंस रिया। कुछ पूछना है आपको? चलिए, फिर आ गया हमारा ह्यूमन बीइंग के बाद मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन। आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं और इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, मतलब आपके इंटेंशन है सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की, सामने वाले को चोट पहुंचाने की, उसको बॉडीली इंजरी देने की, तो वो क्राइम कहलाएगा। लेकिन अगर आपने इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, अनजाने में ऐसा हो गया, तो वो क्राइम नहीं है। उसके लिए आपको एक बार क्षमा भी किया जा सकता है। फिर तीसरा आता है एक्टस रिया। एक्टस रिया का मतलब है जो आप एक्ट करने जा रहे हैं, वो एक्ट में जो गिल्टी एक्ट है, मतलब उस एक्ट से दूसरे को चोट हो रही है, बॉडीली इंजरी हो रही है, या किसी लॉ का जो है प्रोहिबिटेड एक्ट जो है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हो गया एक्टस रिया। इसके अलावा इंजरी होना जरूरी है। देखो, आपने एक व्यक्ति के ऊपर वार किया लेकिन उसको इंजरी नहीं हुई, तो इंजरी नहीं हुई तो वो क्राइम भी नहीं है। तो क्राइम के अंदर इंजरी होना जरूरी है, जब इंजरी होगी तभी वो भारतीय न्याय संहिता में कवर होगा। तो सेक्शन 116 के अंदर इंजरी की डेफिनेशन दी गई है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। अब स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्या एक क्राइम ऐसे ही परफॉर्म हो जाएगा? ये चार एलिमेंट होंगे तो क्राइम है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टस रिया और चौथा इंजरी, तो ये क्राइम है। लेकिन क्राइम की भी स्टेजेस होती हैं, जब सारी स्टेज क्रॉस हो जाती है तभी क्राइम के लिए सजा मिलती है। सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी क्राइम को करने के लिए, वो है इंटेंशन। सबसे पहले अपने मन में आप इरादा बनाते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं कि आपको क्राइम परफॉर्म करना है, और जब आपका इरादा पक्का हो जाता है तो क्राइम के लिए इंटेंशन मानी जाती है। प्रिपरेशन, जब आपका इरादा हो जाता है कि आपको बम बना के किसी को अटैक करना है या रिवॉल्वर लेके किसी को गोली मारनी है, तो ये आपका इंटेंशन। फिर आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं कि बम कैसे बनाया जाएगा, या जो इलीगल वेपन है, जो बंदूक है, गन है, वो कहाँ से मिलेगी, उसकी प्रिपरेशन आप करेंगे पूरी तरीके से। फॉर एग्जांपल, बम बनाने के लिए आपने यूट्यूब पे फार्मूला देखा, गूगल पे सर्च किया, तो ये सारे आपके प्रिपरेशन स्टेप्स हैं जो इसको कवर करते हैं। फिर आता है आपका अटेम्प्ट। आपने बम बनाने का फार्मूला भी सीख लिया, ठीक है, आपने इंटेंशन भी रॉन्ग, लेकिन आपने उसके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब फार्मूला तो सीख लिया यूट्यूब से, लेकिन ना तो उसका सामान इकट्ठा किया बम बनाने का, ना ही आपने कभी ट्राई किया उसको बनाने का, तो कोई क्राइम नहीं है। यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो देखने से कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं होता या गूगल पे इस तरह सर्च करने से कोई आपको क्रिमिनल नहीं मान सकता, जब तक आप उस चीज़ को परफॉर्म ना करो। तो अटेम्प्ट करना जरूरी है। एक व्यक्ति ने इलीगल वेपन के पता कर लिया, उसने पूरी जांच पड़ताल कर ली इलीगल वेपन कहाँ से खरीदना है, लेकिन वो खरीदने नहीं गया उस इलीगल वेपन को। अगर वो खरीदने नहीं गया तो उसने कोई क्राइम नहीं किया। कमीशन, वेपन आ गया आपके पास, बम आपने बना लिया, घर में रख लिया, बम बनाने से एक क्राइम की एक स्टेज क्रॉस हो गई कि आपने तैयारी कर ली पूरी। अब आपने उस बम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बम आपके घर में रखा, तो आपको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं मिलेगी जितनी बड़ी आपको कमीशन ऑफ द क्राइम पे मिलेगी। मतलब अगर आप बम को ले जाकर किसी मार्केट प्लेस में फोड़ देते हैं तो एज अ टेररिस्ट आपको बड़ी सजा मिल सकती है, ज़्यादा बड़ी सजा मिलेगी, ज़्यादा दिन की जेल मिलेगी, लेकिन ज़्यादा बड़ा फाइन लगेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आपने उसको केवल अपने घर में बना के रखा हुआ है तो उसके लिए कोई सजा आपको बड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि सीरियस नेचर का क्राइम नहीं माना जाएगा। कमीशन, तो कमीशन होना जरूरी है। ये स्टेजेस ऑफ क्राइम्स है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बहुत आता है, वो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जिसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है बताइए? इसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं। अगर किसी को पता है व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तो क्या है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पे मेरा फॉल्ट नहीं है वहां पे मुझे कोई सजा दे नहीं सकता। मैंने अपने घर में जहर ला के रख लिया, पॉइजन की बोतल ला के रख ली, घर में पॉइजन की बोतल ला के रखने से मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि वो सजा है ही नहीं। लेकिन उस पॉइजन को अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया और उसको कुछ नुकसान हो गया तो फिर मुझे सजा मिलेगी। क्यों?
क्योंकि मैंने डेंजरस थिंग को एस्केपेशन कर दिया। एस्केपेशन मतलब मेरे कब्जे से वो चीज़ बाहर चली गई और बाहर जाके उसने किसी का नुकसान कर दिया, तो इसे कहते हैं एस्केप होना। मतलब मेरे कब्जे से बाहर गई और उससे नुकसान किया किसी दूसरे व्यक्ति का, जबकि उसका कोई फॉल्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मानो कि मेरे घर में मेरे रिलेटिव आए, उनको नहीं पता था कि ये पॉइजन की बोतल है, मैंने रखी हुई थी घर में, मेरा कुछ केमिकल का काम था या कुछ था, लेकिन मुझे पता था ये डेंजरस चीज़ है, मैंने लापरवाही से छोड़ दी। मेरे रिलेटिव के किसी बच्चे ने उसको पी लिया, खांसी की दवाई समझ के, कफ मेडिसिन की तरह समझ के उसको पी लिया और मर गया। तो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी थी उसको ठीक से हैंडल करने की, मतलब उस दवाई को सेफ कस्टडी में रखने की, लेकिन मैंने सेफ कस्टडी में नहीं रखी, तो मेरी गलती से अगर वो बच्चा मरा तो वहाँ पे क्रिमिनल एक्ट मैंने परफॉर्म किया, क्योंकि एस्केपेशन हो गया, मैंने अपनी खतरनाक चीज़ को अपने कब्जे में नहीं रख पाया। जैसे मेरे पास एक लाइसेंसी बंदूक है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी लाइसेंसिंग बंदूक को संभाल के रखूं। अगर मेरी उस लाइसेंस रिवॉल्वर से कोई बच्चा या कोई और उसको चुरा ले और उससे किसी का मर्डर कर दे, तो सज़ा मुझे भी होगी, क्योंकि मैंने लापरवाही से अपने वेपन को छोड़ा। तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। यहाँ पे जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी से कोई फॉल्ट नहीं है, उसके ऊपर जो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है और उसके नुकसान की भरपाई दूसरे व्यक्ति को करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें जो है कुछ चीज़ों का एक्सेप्शन मिला हुआ है कि वहाँ पे नुकसान हो जाता है लेकिन कोई भरपाई नहीं करनी पड़ती। जैसे एक्ट ऑफ गॉड, मान लो भगवान ने कोई भूकंप लाए, कोई बाढ़ लाए, उसकी वजह से किसी का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसकी भरपाई करेंगे, नहीं, वो व्यक्ति उससे कुछ वसूल नहीं सकता, उसको नुकसान खुद झेलना ही पड़ेगा। उसका नो फॉल्ट है, दूसरी पार्टी की वजह से उसका नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें उसको कोई रेमेडीज नहीं मिल सकती। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से किसी पार्टी को अगर नुकसान होता है, तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी के ऊपर फर्स्ट पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो ये प्रूफ करे कि उस पार्टी की वजह से उसको नुकसान हुआ है। अगर वो ये प्रूफ कर देता है तो वो उससे उसके नुकसान की भरपाई करवा सकता है। तो ये आ गया आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जिसमें फॉल्ट होना चाहिए। अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका बीएनएस में पूछा जाता है, आईपीसी में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते थे, बीएनएस में भी कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड? तो आप बताइए कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? नहीं पता है अभी तक? देखो आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अभी भी आपने लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया तो पढ़ना शुरू कर दो, वरना इस तरीके से तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, और हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा आ जाए। तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जो इस इंटेंशन के साथ किया जाए कि सामने वाले व्यक्ति को या तो डेथ हो जाए या उसकी बॉडी इंजरी हो जाए, और उस बॉडी इंजरी की वजह से उसकी मौत हो जाए, और इसकी नॉलेज उस व्यक्ति को हो जो ऐसा काम करने जा रहा है, तो इसे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। जो ये कल्पेबल होमिसाइड वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, जो दो लैटिन टर्म्स हैं उनसे बना है, एक होमो और एक है कैडर। होमो का मीन्स होता है ह्यूमन, कैडर का मतलब होता है किलिंग। तो ह्यूमन बींग जो किलिंग की इंटेंशन रखता है, उसको सेक्शन 100 के अंदर, सेक्शन 100 बीएनएस के अंदर क्या बोला गया? कल्पेबल होमिसाइड बोला गया। तो कल्पेबल होमिसाइड में दो चीज़ें हमें पता लगी, एक इंटेंशन होती है बॉडी इंजरी या डेथ देने की, लेकिन उसको ये पता होता है कि इस बॉडी इंजरी से इसकी डेथ भी हो सकती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है, अमाउंट टू मर्डर, इसको अमाउंट टू मर्डर कहते हैं। अगर उसको ये पता होता है कि बॉडी इंजरी तो होगी लेकिन ये मरेगा नहीं, तो वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड तो है लेकिन उसको पता है ये मरेगा नहीं इस इंजरी से, ये मर नहीं सकता, लेकिन इसको बॉडी इंजरी हो जाती है। अब है इंटीग्रेंट्स ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में किस किस तरह के इंटीग्रेंट्स होते हैं, मतलब इसके पार्ट क्या हैं, एलिमेंट्स क्या है? तो सबसे पहला एलिमेंट है इसका जो सबसे स्ट्रांग है, वो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मारने की शक्ति, वो मारने की इच्छा, मतलब उसने अटैक किया इस इच्छा के साथ कि वो मर जाए। दूसरा एलिमेंट इसके अंदर जो आता है वो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। बॉडी इंजरी जा रहा है पहुंचाने, लेकिन उसको ये पता है इस बॉडी इंजरी की वजह से इस बंदे की डेथ भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट, नॉलेज दैट सच एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, वो जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको ये पता है इस एक्ट की वजह से इसको इसकी मौत भी हो सकती है, तो इसे कहेंगे हम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अब सेक्शन 101 जो मर्डर की डेफिनेशन देता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मर्डर किया जा रहा है। इफ द एक्ट
विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस इरादे से अटैक कर रहा है कि उसकी मौत हो जाए। इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ द पर्सन हुम टू हार्म, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस तरह की बॉडी इंजरी देने जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाकू से इंजरी देना, तो उसको पता है अगर वो पेट में या हार्ट पे या लंग्स में कहीं ऐसी जगह चाकू मारेगा जिससे वो बॉडी पार्ट फट जाएगा और वो आदमी मर जाएगा, तो ये इंजरी करने जा रहा है, वो इंजरी देने जा रहा है, लेकिन उसको पता है इस इंजरी की वजह से व्यक्ति मर भी सकता है। तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन रॉन्ग है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसको मारने की है। अ पर्सन कमिटिंग अ एक्ट नोज दैट इट वाज इमीडिएटली डेंजरस, एक व्यक्ति को पता है कि जो वो परफॉर्म करने जा रहा है एक्ट उसकी वजह से इमीडिएटली डेंजरस हो सकता है, उसके लिए डेथ आ सकती है, उस व्यक्ति को इंजरी की वजह से मरना पड़ सकता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में कवर होता है। तो ये कल्पेबल होमिसाइड हमने कवर किया। अब एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर वाला हमने पढ़ लिया, एक ये पढ़ लेते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होता, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसने मारने के इरादे से नहीं मारा लेकिन फिर भी सरकमटेंशियल कुछ ऐसे हुए कि व्यक्ति मर गया। ये सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस कवर करता है इसको। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर आर द डिफरेंट एक्सपेक्ट दैट इज व्हेन इस ऑफेंस इज डन इट मस्ट इंक्लूड द एक्सेप्शंस मेंशन इन सेक्शन 100। तो सेक्शन 100 में कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, एक घर में आपके कोई चोर आया और उसके हाथ में कुछ ऐसा वेपन है जो अगर आपको अटैक कर दे तो आप मर सकते हो, तो आपने अपने को सेव करने के लिए उस चोर को पीछे से अटैक किया और उसके सर पे वार कर दिया। तो सर पे जब आपने वार किया तो वो मर गया उस सर के वार की वजह से। तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन क्या थी, अपनी प्रोटेक्शन करने की, लेकिन हो गया मर्डर। तो इसे कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए मर्डर कर दिया। तो इसे कहेंगे कि आपने, आपकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, आपकी इंटेंशन थी सेव करने की, लेकिन इंटेंशनली आपने ऐसा काम कर दिया, किया आप नहीं है। तो सेक्शन 106 जो है वो कहता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वेयर द कमिटेड एक्ट with the intention of causing that shall be punished with imprisonment for either life or residuals। इसके लिए आपको लाइफ इम्प्रीजमेंट हो सकती है या आपके और फाइन लग सकता है। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो है सेल्फ प्रोटेक्शन में। अगर आपने अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी और की जान को बचाने के लिए कोई ऐसा काम किया है तो उसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में ये माना जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपने अपने आप को सेल्फ डिफेंस ना किया हो लेकिन आपने फिर भी अटैक किया, लेकिन आपको केवल इतना था कि उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उसको छोटी मोटी इंजरी आ जाए, मारने का आपका इरादा नहीं था, फिर भी बंदा मर जाए, तो उसे कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जहाँ पे आप देने गए तो उसको बॉडी इंजरी, लेकिन बॉडी इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पर आपको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी 10 साल की उम्र कैद या फाइन, या फाइन और उम्र कैद दोनों मिल सकती हैं। ये हमने पढ़ लिया, आपका कल्पेबल होमिसाइड कंप्लीटली हो गया, ख़त्म। अब अगर हम बात करें कि सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या फ़र्क है, एक साधारण तरह की जो मार है या चोट है और एक खतरनाक तरीके की ग्रीवियस हर्ट जो है, उन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है, तो इसके लिए हमें सेक्शन 116 देखना पड़ेगा। तो सेक्शन 116 कहता है कोड इन द टर्म्स ग्रीवियस हर्ट, कोड इन द टर्म्स ग्रीवियस हर्ट पेन causes the bodily pain through breaking and alarming news may cause the mental pain but not bodily pain, hence it is not lost। मतलब सिंपल हर्ट का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को चोट तो लगी लेकिन इतनी बड़ी चोट नहीं लगी कि उसका कोई नुकसान हो, या फिर उसको चोट ही नहीं लगी, केवल वो डर गया, आपने उसको डराने के लिए ऐसा किया, तो इसे सिंपल हर्ट कहते हैं। जहाँ पे उसको मेंटल पेन हुआ लेकिन बॉडी में कोई पेन नहीं हुआ, तो इसे कहेंगे सिंपल हर्ट। और ग्रेवियस हर्ट वो है जहाँ पे हम किसी वेपन के साथ इस इंटेंशन से उस पर हमला कर रहे हैं कि उसकी बॉडी की इंजरी हो जाए, तो उसे ग्रेवियस हर्ट कह सकते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क है, ग्रेवियस हर्ट और सिंपल हर्ट का। मान लो कि आपने एक व्यक्ति की एक आंख फोड़ दी, तो इसे क्या कहेंगे, ग्रेवियस हर्ट या सिंपल हर्ट? अगर आपके अटैक करने से एक व्यक्ति की एक आंख, उसकी रोशनी खत्म हो गई, आंख उसकी फूट गई, हर्ट हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट? गंभीर चोट। इसको कहेंगे ग्रीवियस हर्ट।
मान लो आपने इतनी जोर से चाटा लगाया कि सामने वाले के एक कान की सुनने की शक्ति खत्म हो गई। तो चाटा लगाना वैसे सिंपल हर्ट में आता है, लेकिन इतनी जोर से लगाया कि उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई, तो ये ग्रीवियस हर्ट है। अब है प्राइवेटेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। मान लो आपने एक व्यक्ति का हाथ इतनी जोर से मरोड़ दिया कि उसका जॉइंट टूट गया, तो ये ग्रीवियस हर्ट है, सिंपल हर्ट है? बताइए, साधारण चोट है या गंभीर चोट है? गंभीर चोट है सर। गंभीर है। जहां पे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो जाए, शारीरिक रचना बिगड़ जाए, वहां पे उसको क्या कहेंगे? ग्रेवियस हर्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पैर पंजा सीधा रहना चाहिए और किसी ने आपके पैर को इतनी तेज घुमाया कि आपका पंजा पीछे चला गया, तो आपकी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई, मूवमेंट चेंज हो गई, तो इसे कहेंगे ग्रीवियस हर्ट। ये ग्रीवियस हर्ट में आता है, इसके लिए आपको कड़ी पनिशमेंट मिलेगी, कड़ी सजा मिल सकती है। तो ये ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 116 में कवर हो जाता है आपका। तो ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट में क्या फ़र्क है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, एक वर्ड है रिस्ट्रेन और एक वर्ड है कन्फाइनमेंट, दोनों वर्ड में क्या फ़र्क है? बताइए, क्या फ़र्क है दोनों वर्ड में? रिस्ट्रेन मतलब होता है रोक के रखना, ठीक है, रोकना, किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोक लेना किसी को। कन्फाइनमेंट होता है एक कमरे में बंद कर देना कि वो कमरे से बाहर ही नहीं जा पाएगा, वो चारों दिशा में घूम सकता है लेकिन उसी बाउंड्री के अंदर, तो वो कन्फाइनमेंट है। तो दोनों ही जो है हमारे बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में क्राइम बताए गए हैं, दोनों ही क्राइम है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन सेक्शन 126 के अंदर कवर होता है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 127 में कवर्ड होता है। अब किसे रिस्ट्रेन कहेंगे, किसे कन्फाइनमेंट कहेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। मान लो एक व्यक्ति है, उसकी मर्जी है कि वो ईस्ट की डायरेक्शन में जाना चाहता है या वो बाजार जाना चाहता है और बाजार जाने की रोड पर वो जा रहा है, लेकिन आप उसको तुरंत रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन बाजार नहीं जाओगे, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है? बताइए। अवरोध। ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, क्योंकि आप उसको एक डायरेक्शन करें, यहाँ नहीं जाना, बाकी कहीं भी चले जाओ। मतलब तो यहाँ जाएगा तो हम तुम्हारे पैर तोड़ देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, या कोई भी धमकी आपने इसको दे दी कि भाई तुझे यहाँ नहीं जाना, बाकी तो कहीं भी जा सकता है, तो इसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कहेंगे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। अब इसका उल्टा बताओ, कन्फाइनमेंट क्या हो सकता है? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने उठा के कमरे में बंद कर दिया और बोला इस कमरे से बाहर नहीं जाना तुम्हें, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। केवल कन्फाइन कर सकती है पुलिस, जो जेल में बंद करती है, मजिस्ट्रेट, उसी के पास पावर है कन्फाइन करने की। कुछ स्पेशल सर्कमटेंस में पुलिस भी कन्फाइन कर सकती है, जब लॉकअप में डाल लेती है अपने पास, वो कन्फाइन कर सकती है, बाकी कोई भी कन्फाइन नहीं कर सकता आपको। सीबीआई, ईडी, ये सब जो होती है पुलिस कस्टडी में ही भेजते हैं ना, इनकी अपनी कस्टडी भी है, लेकिन वो कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं उस कस्टडी के लिए, फिर ये आपको कस्टडी में रखते हैं। तो 24 घंटे ज़्यादा कस्टडी में कोई नहीं रख सकता, उससे ज़्यादा अगर कस्टडी में रखना है तो कोर्ट का ऑर्डर, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी आपको कन्फाइन किया जा सकता है। कन्फाइन का मतलब है कि आपकी को ऐसे जगह पे बंद कर देना जहाँ पे आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं और उस आर्टिफिशियल बाउंड्री से बाहर जाना आपको अलाउड नहीं है, मतलब चार दीवारी में कैद कर देना, उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। देखो एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन अभी भी वैसे ही आएंगे आपके जैसे आईपीसी में आते थे, लेकिन अब आपको सेक्शंस वगैरह चेंज करके लिखना है बीएनएस के। थ्योरी वही है सेम ही जो आईपीसी में थी, वही बीएनएस में, सिर्फ सेक्शंस का फ़र्क आ गया। वो फ़र्क आपको याद करना है कि कौन से नए सेक्शंस आ गए हैं। तो सर तो हम रॉन्गफुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चीज़ें वही है अभी भी। ये हो गया आपका रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट। अब अगला टॉपिक आ गया आपका असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है ये बताओ? बहुत सारे आरोप लगते हैं ना, ये मुझे असॉल्ट कर रहा है, लड़कियां कहती है मुझे असॉल्ट कर रहा है। असॉल्ट क्या होता है?
बताइए क्या होता है असॉल्ट, तो बताइए, हुआ इतने सारे पेपर में ही पढ़ते हैं हम। देखो, एक होता है आपको ऊपर हमला कर देना, एक होता है आपको असॉल्ट करना। असॉल्ट मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आप डर जाएं, आपको घबराहट हो, आप उसके डर की वजह से कुछ भी ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाए जो आप नहीं चाहते करने के लिए, उसे असॉल्ट कहते हैं। मतलब सामने वाला अपने गेस्चर से, अपने व्यवहार से, अपनी बॉड मसल पावर से, अपने हथियार से आपको डरा रहा है, मार नहीं रहा, गोली नहीं मार रहा आपको, बंदूक दिखा के डरा रहा है, आपको टच नहीं कर रहा लेकिन अपनी मसल्स पावर दिखा के आपको डरा रहा है, तो उसे असॉल्ट कहते हैं। असॉल्ट, मान लो कि ए ने एक अपना मतलब मुक्का उठाया और आपके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, उसने चेहरे को टच नहीं किया, केवल बढ़ाया, बोला कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसे दिखाया, तो इसका मतलब असॉल्ट किया उसने आपको, इसे असॉल्ट कहते हैं। असॉल्ट में डायरेक्टली अटैक नहीं किया जाता लेकिन अटैक के डर से डराया जाता है, मसल पावर से, वेपन से, नाइफ से, जो भी चीज़ हो आप सोच सकते हैं उससे डरा देते हैं, उससे डराते हैं फोर्स के थ्रू, तो इसे असॉल्ट कहते हैं। ठीक है, बैटरी का मतलब होता है हमला कर देना, बैटरी मतलब हमला, जब हमला कर देता है, अपनी बॉडी को टच कर लेता है, फिस्ट मुक्का दिखाया तो असॉल्ट, मुक्के को गाल पे मार दिया तो बैटरी। ये फर्क है दोनों के अंदर, असॉल्ट और बैटरी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईपीसी में भी था, बीएनएस में भी है, किडनैपिंग। किडनैपिंग क्या होती है और कितनी तरह की इंडिया में किडनैपिंग परमिसेबल है, इंडिया में कितनी तरह की किडनैपिंग होती है जो लॉ में पनिशेबल है। पहली बात तो आपको किडनैपिंग बताना है, किडनैपिंग क्या होती है। तो सेक्शन 1837 जो है भारतीय न्याय संहिता के अंदर किडनैपिंग की डेफिनेशन दी हुई है। अब आप बताओ किडनैपिंग यानी कि अपहरण, क्या होता है अपहरण? किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बल, धमकी या धोखे से ले जाना। हाँ, किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना उसकी इच्छा के बिना बल, जबरदस्ती, धोखे, शक्ति का इस्तेमाल कर ले जाना। इसके अलावा एक और है, अगर वो माइनर है तो उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से उसको ले जाना, वो भी किडनैपिंग में ही आता है। ठीक है, बड़े व्यक्ति को तो उसकी मर्जी चलेगी क्योंकि बड़ा है तो उसकी मर्जी के विरुद्ध ले जा रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे की मर्जी या ना मर्जी कुछ नहीं होता, वो मर्जी से भी जा रहा है तो भी किडनैपिंग है क्योंकि उसको लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाया जा रहा है, उसके बिना उसके पेरेंट्स की मर्जी के, तो इसे हम किडनैपिंग कह सकते हैं। अब किडनैपिंग जो इंडिया में बताई गई है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, सॉरी भारतीय न्याय संहिता में जो है, वो सेक्शन 137 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। दो तरह की किडनैपिंग होती है, एक किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। जब किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स की मर्जी के बिना उसके पेरेंट की गार्जियनशिप से उसको ले जाया जाता है तो उसे कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अगर किसी व्यक्ति को इंडिया से किडनैप कर पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और कंट्री ले जाया जा रहा है तो उसे कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 ऑफ बीएनएस, टेक अ पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ समवन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू गिव कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। या तो पर्सन की मर्जी के बिना, या अगर पर्सन के पास मर्जी देने का अधिकार नहीं, जैसे वो माइनर है उसके पास मर्जी देने का अधिकार नहीं है, या फिर वो अनसाउंड पर्सन है, दिमागी रूप से पागल है तो वो अपनी मर्जी दे ही नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी मर्जी देने वाले की मर्जी के बिना ले जाना किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहलाता है, लेकिन इंडिया से बाहर ले जाना चाहिए। दूसरा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र जो है 16 साल तक की है या 16 साल से छोटा बच्चा है, उसको उसके गार्जियन की, उसके पेरेंट्स की, उस जिसकी भी गार्जियनशिप में वो है, जिसके संरक्षण में वो रह रहा है, उसके पास उसकी मर्जी के बिना अगर उसको ले जाया जाता है, चाहे इंडिया में ले जाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ये सेक्शन 137 के अंदर कवर्ड है। अब इसके अंदर माइनर, अनसाउंड पर्सन, ठीक है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसे सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं। अब किडनैपिंग की पनिशमेंट कितनी है? अगर हम इम्प्रीजमेंट की बात करें तो इम्प्रीजमेंट कितनी है? इसमें दो तरह की इम्प्रीजमेंट बताई गई हैं यहाँ पे, एक सिंपल और एक रिजिड, एक साधारण सजा और एक कड़ी सजा, दो सजाएं बताई गई हैं। और ये डिपेंड करता है कि जो किडनैपिंग हुई है उसका सिचुएशन, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसके हिसाब से सजा मिलेगी, सिंपल या फिर रिजिजियस। अब कितनी है सिंपल में सजा और कितनी है रिजिजियस में सजा, अगर पता है तो ये बताओ। सिंपल में 7 साल की। हम्म,
सिंपल पनिशमेंट जो है वो 7 साल की बताई गई है, ठीक है। और रिलीजियस पनिशमेंट भी 7 साल की, लेकिन उसमें सश्रम सजा हो जाती है ना, मतलब जेल में उसे कठिन काम कराया जाता है, उसको ज़्यादा मुश्किल कठिनाई स्थितियों में रखा जाता है, उसे कहते हैं रिलीजियस पनिशमेंट। तो 7 साल की सजा है और फाइन दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। अब एक और वर्ड आता है इसके अंदर, अबडक्शन। अबडक्शन और किडनैपिंग में क्या फ़र्क है? अबडक्शन को सेक्शन 138 के अंदर कवर किया गया। अबडक्शन को भी हिंदी में अपहरण ही कहते हैं, हिंदी में अपहरण ही है ये, लेकिन इसका सेक्शन अलग है। इसका सेक्शन इसलिए अलग है कि यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता है पर्सन, धोखे से ले जाता है उसको। मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से जा रहा है, लेकिन हकीकत में उसको बहलाकर, झूठी बातें बताकर, झूठे सपने दिखाकर अपने साथ ले जाया जाता है, किसी ऑफेंस को परफॉर्म करने के लिए, किसी गलत काम के लिए उसको ले जाया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो इसे अबडक्शन कहते हैं, इसे भी अपहरण कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को भड़का के सीरिया ले जाते हैं, आतंकवादी बना देते हैं, कहते हैं कि आप इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो आतंकवादी हैं। तो इसे कहते हैं अबडक्शन। इसमें किडनैपिंग और अबडक्शन में बेसिक माइनर सा फर्क है। वहाँ पे जबरदस्ती से व्यक्ति को ले जा रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहे, उसकी मर्जी से ले जा रहे हैं, लेकिन मर्जी का कैसे ली है? धोखे से उसकी मर्जी ली है, षड्यंत्र से उसकी मर्जी ली है, ये अबडक्शन है, ठीक है। सर आप तो हेडिंग ये के बाद हिंदी में बता दीजिए मुझे। अच्छा, हिंदी में ना एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं होती, इसलिए मैं बता नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा बताने की, क्योंकि हिंदी में पर्टिकुलर शब्द जो है ना वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होते हैं टर्म्स, फिर भी किसी कोशिश करूँगा नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति को उसके कानूनी संरक्षता से दूर ले जाना, हम्म। ये अभी परवीन जी ने बता दिया है ठीक से हमें हिंदी प्रॉपर में। देखो, एक वर्ड होता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है? बताइए, किसे एक्सटॉर्शन कहते हैं? एक्सटॉर्शन एक होता है चोरी, थेफ्ट, एक है एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ एक बार, बताइए प्रवीण जी। एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 BNS। चोरी और एक्सटॉर्शन में भी फर्क क्या होता है, ये भी एग्जाम में लिखने को आ जाता है। तो देखो, चोरी को डिफाइन किया है सेक्शन 303 में, पहले 420 था, अब 303 हो गया। एक्सटॉर्शन जो है वो 308 में आता है। यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ चोरी क्या है। रात को चोर आपके घर में घुसा, अलमारी में से गहने निकाले और लेके चोरी छुपे गायब हो गया। एक्सटॉर्शन क्या है? सामने से बंदा आया, आपके सर पे बंदूक रखी, सर जबरन वसूली। हाँ, आपके सर पे बंदूक रखी और बोला अपना पर्स, घड़ी, चेन जो भी है वो मुझे दे दो। ये एक्सटॉर्शन है। लूट कह सकते हो इसको, वैसे लूट रॉबरी होता है, पर एक्सटॉर्शन है, ये एक्सटॉर्शन है। डकैती कह सकते सर। हाँ, डकैती कह सकते हो। जी। तो ये एक्सटॉर्शन है, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन में और चोरी में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पर चोर चोरी छुपे आपके ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ पे सामने से, मतलब आप अपनी मर्जी से सामान दे रहे हो उसको, मतलब अपने हाथ से सौंप रहे हो, लेकिन उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है। यहाँ पे रॉन्गफुली कंसेंट ऑब्टेन की गई है। रॉन्गफुली कंसेंट का मतलब समझ गए? जैसे अगर मान लो कि आप मोबाइल पे बात करते जा रहे हो, पीछे से बाइक वाला आया, उसने मोबाइल छीना और भाग गया, तो ये थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है? ये डकैती है, ये डकैती है, नहीं आएगा। डकैती। ये डकैती है, ना थेफ्ट है ना एक्सटॉर्शन है, ये है डकैती, ठीक है। ये अलग सेक्शन। देखो, ये इसने आपसे लूटपाट की है, इसे कहते हैं लूटपाट हिंदी में, ठीक है। लूटपाट करना, यहाँ पे ना तो उसने आपकी कंसेंट ली, ना चोरी छुपे लिया, उसने आपसे स्नैच कर लिया, मतलब लूटपाट करी आपसे, तो इसे कहते हैं डकैती। ये डकैती का सेक्शन लगता है इसके अंदर। और अगर चोर है तो चोर आपके घर में आएगा रात के अंधेरे में, आपके घर की तिजोरी तोड़ेगा, सामान ले जाएगा, आपको परेशान करे बिना कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही चोर आपको हमला कर देता है, मार देता है, तो फिर वो लूट बन जाती है, फिर इसे डकैती कहते थे। तो सेक्शन में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है एक्सटॉर्शन और इसके अंदर, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ही डिफरेंस याद रखना है, ये आपके काम की चीज़ है। अब हम अगली चीज पढ़ेंगे, इसके अंदर है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, जिसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी इसको नाम दिया गया। तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या है
आपने क्राइम करने के इरादे से प्रॉपर्टी की गलत जानकारी दे दी किसी को, तो यहाँ पे क्रिमिनल रेफर टू समथिंग रॉन्ग और क्राइम समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मिस अप्रोप्रिएट रेफर टू अनफेयर टेकिंग ऑफ अनदर पर्सन बिलोंगिंग फॉर ऑन यूज, मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए उसने गलत जानकारी दे दी। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन इज डिसऑनेस्ट कन्वर्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ओन यूज, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए उसने डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया, गलत तरीके से जानकारी को दिखाया, समझाया या पेश किया। इसे क्रिमिनल या डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। जो हमारा सेक्शन है वो 314 BNS ये कवर करता है इसको, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन को। इसमें डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट करना किसी चीज को। बेईमानी से। हाँ, बेईमानी से। अब मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई गुड्स मिल गया, कोई घड़ी मिल गई सोने की, आपने तुरंत उसको उठा लिया। फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताइए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? अगर आपको रास्ते में कोई चीज मिली, सोने की घड़ी मिल गई, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसके लॉफुल ओनर को वापस करना। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है पुलिस कि आप स्टेशन में। सारी एफर्ट्स का यूज करें और उसके करेक्ट लॉफुल ऑनर को ढूंढ लें। लॉ यही कहता है, फाइंडर ऑफ गुड्स की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी ताकत लगाए, जितने भी रिसोर्सेज हो सकते, पुलिस है, कोई भी जानकारी है, मीडिया है, उससे आप उसके करेक्ट यूज लॉफुल ऑनर के पास जाएं, उसका पता लगा। देखो पुलिस के पास अगर आप जाते हैं तो एक लॉ है हमारी कंट्री के अंदर, कोई भी चीज़ जो आपको पाती है वो आप पुलिस में डिपॉजिट नहीं करेंगे। पुलिस आपकी कंप्लेंट को लिख लेगी, पुलिस राइटफुल ऑनर को ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन इंडिया में होता उल्टा है, कोई भी महंगी चीज़ आपको मिल जाती है, अगर आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए तो पुलिस वाला उसको आपसे लेकर रख लेता, कहता घर चले जाओ, हम देख लेंगे किसकी है। तो वो गलत है, ऐसा वैसे लॉ कहता नहीं। लॉ ये कहता है कि जिसको गुड्स मिलेगी वो उसी की कस्टडी में रहेगी, लेकिन वो सारी एफर्ट्स लगाए उसके असली मालिक को ढूंढने की, जिसमें वो पुलिस के पास भी जाके इन्फॉर्मेशन दे सकता है, भाई किसी का सामान खोया हो तो मेरे पास आए। फिर मालिक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मालिक ये प्रूफ करे, पहले लेने से पहले ये साबित करे कि सामान उसी का है, सही प्रूफ दे। अगर वो सही प्रूफ दे देता है और साबित हो जाता है गुड्स, तो वो गुड्स उसको रिटर्न कर देगा। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर की। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर की जब है जब वो चीज़ खराब होने वाले नेचर की हो। मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो पेरिशेबल नेचर की है, 24 घंटे के बाद खराब हो जाएगी, तो 24 घंटे से पहले आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसका राइटफुल ऑनर नहीं मिलता। मान लो कि आपको मिली चीज़ आज 12 बजे और कल 12 बजे वो ख़राब हो जाएगी, तो 4 घंटे तो आप उसके एफर्ट लगाओगे खोजने में, लेकिन 4 घंटे में अगर कोई नहीं मिलेगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, वरना वो ख़राब ही हो जाएगी। उसका ना तो वो किसी की रहेगी ना आपकी रहेगी। दूसरा, अगर आपने सारी एफर्ट लगा दी फिर भी मालिक का कोई नहीं पता लगा, मतलब उसका राइटफुल करेक्ट ऑनर मिला ही नहीं, तब उस प्रॉपर्टी के आप मालिक हो जाते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सोने की घड़ी मिली और आपने सोचा कि भाई, जैसे मोबाइल मिला आपको रास्ते में, किसी का गलती से गिर गया, आपको मिल गया, आपने कहा भाई साहब मोबाइल मिल गया, चलो सबसे पहले तो इसको स्विच ऑफ कर दो, इसका सिम निकाल दो, फिर इसको मतलब क्लीन कर लो, उसकी जो भी है मेमोरी वगैरह सब उड़ा के फिर अपना सिम डाल के यूज़ कर लेंगे। ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर क्राइम कहलाएगा, सेक्शन 314 ऑफ BNS के अंदर। किसी दूसरे की संपत्ति को गलत तरीके से डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ इस्तेमाल करना गिल्टी माइंड कहलाता है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है, जो सेक्शन 314 BNS के अंदर क्रिमिनल एक्ट है, जिसके लिए आपको मतलब दोषी करार दिया जा सकता है। ये जो सेक्शन 314 है ये किन प्रॉपर्टी को कवर करता है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है। मूवेबल जो प्रॉपर्टी मूव करती है, जैसे मोबाइल, घड़ी, पर्स और क्या, चेन, संपत्ति। इस हैं क्या बोला आपने, गाड़ी, स्कूटी, बाइक, चल ये संपत्ति। मूवेबल प्रॉपर्टी संपत्ति जो मूव करती हैं, वो संपत्ति इसमें जो खो सकती हैं, मिल सकती हैं किसी को, वो यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। मान लो कि कोई घड़ी मिली, आपने पूरी एफर्ट लगाई, मालिक नहीं मिला, तो 6 महीने तक आपने कोशिश की, फिर आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो सही है। अगर आपने पहन ली घड़ी, बोला कि कोई बात नहीं, जब तक मालिक नहीं मिल रहा मैं पहन लेता हूँ इसको, तो क्या ये गलत है? आप कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, लेकिन मालिक नहीं मिल रहा तब तक खुद भी यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है कि सही है? गलत है। ये भी गलत है। दूसरे की प्रॉपर्टी को आप किसी भी सूरत में किसी भी हाल में यूज नहीं कर सकते।
जब तक उसका राइटफुल ऑनर आपको अलाउ ना कर दे, जब तक उसका करेक्ट मालिक आपको परमिशन ना दे दे यूज़ करने की, तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप एक स्टेट ब्रोकर है, आप प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाते हैं, तो बहुत सारे फ्लैट की चाबी आपके पास रखी रहती है। आपने क्या किया कि भाई ऐसा है, ये तो जब चढ़ेगा चढ़ेगा, तब तक मैं इसको डेली बेसिस पे किराए पे दे देता हूँ, क्योंकि स्टेशन के पास प्रॉपर्टी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको एक ही रात रुकना है, तो उनको आपने किराए पे चढ़ाना शुरू करा और पैसा अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया। तो ये भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ये भी आप प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मालिक की इजाज़त नहीं है, जिसकी वो करेक्ट, जिसकी जो उसका राइटफुल ऑनर है, उसकी मर्जी के बिना अगर उसकी प्रॉपर्टी को आप यूज़ करते हैं, तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 314 में आ जाता है। जहाँ पे भी आप ट्रस्ट का ब्रीच करोगे, वहाँ पे वो सेक्शन 314 के अंदर कवर हो जाएगा, और उसके लिए आपको पनिशमेंट यानी कि सज़ा मिलेगी। तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 2 साल, 2 साल की सज़ा मिलेगी, और फाइन, या फाइन और सज़ा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर ज़्यादा सीरियस नेचर का क्राइम नहीं है तो आपको खाली फाइन लेके छोड़ देंगे, सीरियस नेचर का क्राइम है तो आपको यहाँ पर जो है वो सज़ा भी होगी और फाइन दोनों लगेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ। कानून की गलती और तथ्य की गलती दोनों में क्या फर्क है, और कौन सा जो है क्रिमिनल एक्ट में कवर होता है, बीएनएस के अंदर से सजा मिलती है, और कौन सा कवर नहीं होता। देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहाँ पे आप तथ्य की गलती करते हो, वहाँ पे हो सकता है आपने अनजाने में किसी तथ्य की गलती कर दी हो, तो वहाँ पर आपको, अगर आपकी इंटेंशन गुड है तो आपको छोड़ा जा सकता है, आपको क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह के किसी क्राइम से बचना चाहो कि मुझे लॉ के बारे में पता ही नहीं था, मिस्टेक ऑफ लॉ, मैंने गलती से लॉ को ब्रेक कर दिया, या मैंने गलती से इस कानून को तोड़ दिया, तो कानून नहीं मानेगा, आपको सज़ा मिलेगी। क्योंकि लॉ ये मानता है कि जो हमारे लोकल लॉज हैं, जो हमारे लोकल लैंड लॉज हैं, वो सबको पता है, और अगर वो सबको पता है तो सबको उसको मानना भी चाहिए। मान लो एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और जज के सामने पेश किया, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसने ये बोल दिया कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर करने से सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि मैंने तो लॉ की पढ़ाई ही नहीं की, मैंने तो कभी किसी वकील से भी डीलिंग नहीं की, मुझे तो पता ही नहीं है कि मर्डर की सज़ा हो सकती है। तो ये कह के वो बच नहीं सकता, क्योंकि ये माना जाता है जो हमारी कंट्री का लॉ है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे वो आईपीसी है, बीएनएस है, सीआरपीसी है, प्रॉपर्टी लॉ है, वो सबको पता है, ना पता है चाहे नहीं पता है, वह सबको पता है, ये माना जाता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज सबके पास है जिसके थ्रू वो पता लगा सकते हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो अलाउड है, अगर आपने गुड इंटेंशन में की है, गुड फेथ में आपसे ऐसी गलती हुई, आपने जानबूझ के नहीं कि अनजाने में गलती हो गई, तो वो माना जाएगा। लेकिन मिस्टेक ऑफ अलाउड नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को जो है वो सेक्शन 14 के अंदर कवर किया गया बीएनएस के अंदर, ठीक है, और मिस्टेक ऑफ लॉ की डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में दी गई है, ये खाली डेफिनेशन दी गई है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देखो क्राइम बच्चे भी कर सकते हैं ना, तो 2 तरह के बच्चे होते हैं जो यहाँ पे बताया गया हमारे भारतीय न्याय संहिता में। एक बच्चे जो 0 से 7 साल तक के हैं, एक बच्चा जो 7 साल से 12 साल तक का है, और उसके ऊपर के बच्चे जो 12 से 16 साल तक के बच्चे, उनके लिए अलग अलग लॉ है। तो हमारा कानून ये मानता है, भारतीय न्याय संहिता ये कहता है कि 0 से 7 साल का बच्चा कभी कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता वो क्राइम? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता क्राइम क्या है और कैसे किया जाता है। इसलिए अगर हम ये बोले कि बच्चे ने क्राइम किया है तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, 0 से 7 साल का बच्चा किसी मर्डर केस में पकड़ा गया, उससे बाय मिस्टेक किसी का मर्डर हो गया, तो क्या उसको सज़ा देगा लॉ, हमारा भारतीय न्याय संहिता? नहीं सर, नहीं देगा, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि 0 से 7 साल के बच्चे के पास वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है क्राइम करने की, तो वो मेंसरिया ही नहीं है। जब मेंसरिया नहीं है तो एक्टसरिया कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि क्राइम को होने के लिए ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टसरिया और इंटेंशन, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चे के पास ना तो इंटेंशन हो सकती है ना मेंसरिया हो सकता है, तो इसलिए उसके गिल्टी एक्ट को पनिश नहीं किया जा सकता, तो इसलिए बच्चे को सज़ा नहीं मिलेगी। अब आ गया 7 से 12 साल तक का बच्चा, वो अगर किसी का मर्डर कर देता है तो क्या उसको सज़ा मिलेगी? उसके लिए कोर्ट कुछ टेस्ट करेगी कि बच्चा कैपेबल है कि नहीं, उसका मेंसरिया है कि नहीं।
तो यहाँ पर कोर्ट ने ये क्लियर बताया हुआ है कि जो बच्चा 7 से 12 साल का है उसका मैच्योरिटी लेवल देखा जाएगा, ठीक है। दूसरा, उसकी जो पीछे से बैकग्राउंड है, मतलब उसकी जो फैमिली है या उसकी सराउंडिंग जो है उसको भी चेक किया जाएगा। अगर दोनों चीज़ें ऐसी पाई जाती है कि सराउंडिंग जो है वो क्रिमिनल्स की है, इस तरह के लोगों की है, और दूसरा या उसकी मेजॉरिटी लेवल जो है 12 साल का नहीं है, 16 साल के बच्चे के बराबर है, उसकी समझ हो चुकी है, तो उसके ऊपर कानून लगेगा। लेकिन उसको सीरियस पनिशमेंट जब भी नहीं होगी, मतलब फांसी वासी की सज़ा नहीं हो सकती उसको मर्डर के लिए। फिर आ गया 12 साल से ऊपर का बच्चा, जो 12 साल से 16 साल तक का बच्चा है, उसके लिए भी यही सेम टेस्ट है दोनों। उसका फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे वो रहा है, सोशल बैकग्राउंड उसका, और दूसरा उसका मेजॉरिटी लेवल। लेकिन जो 16 से 18 साल का बच्चा होगा उसके लिए लॉ बदल गया। अब जब से निर्भया वाला केस आया था उसके बाद ये लॉ थोड़ा चेंज हो गया। अब 16 साल के बच्चे को मैच्योर माना जाता है, उसको एडल्ट के बराबर सज़ा मिलती है। लेकिन उसमें 2 टेस्ट कराए जाते हैं, एक उसका बोन टेस्ट, उसकी हड्डियों का टेस्ट कि हड्डियों का जो विकास है वो मैच्योर की तरह हुआ है कि नहीं हुआ, दूसरा उसका मेंटल कैपेसिटी टेस्ट। ये दोनों चीज़ें अगर पॉजिटिव आ जाती हैं तो एक बड़े व्यक्ति को जो सज़ा मिलती है क्राइम के लिए, वही 16 साल के बच्चे को भी सज़ा मिलेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट था जो आपका कंप्लीट हो गया, मैच्योरिटी लेवल वगैरह चेक किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर, अबेटमेंट और अबेटर। अबेटमेंट क्या होता है? जैसे आजकल एक सुसाइड वाला केस बड़ा फेमस हो रहा है ना, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। एक व्यक्ति ने मरने से पहले पूरी अपनी रिकॉर्डिंग कर दी वीडियो की, जो खोला मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी ने और उसके घर वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मेरे ऊपर झूठे केस डाल रखे हैं, मेरी मदर को परेशान कर रखा है। अबेटमेंट होता है जब आपको कोई प्रवोक कर रहा हो किसी क्राइम को करने के लिए, मरने के लिए, इस तरह की चीज़ें अबेटमेंट में आती है। और अबेटर वो व्यक्ति है जो आपको अबेट कर रहा है, जो आपको प्रोवोकेशन दे रहा है। अबेटमेंट में अगर मान लो किसी शादीशुदा महिला ने फांसी लगा ली, तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सर उसके हस्बैंड को। सबसे पहला इल्जाम हस्बैंड और उसके इन लॉज के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि वो ही प्रोवोकर हो सकते हैं, मतलब उन्होंने शायद उसको अबेटर वो हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने शायद उसको प्रोवोक किया होगा मरने के लिए, या इतना टॉर्चर किया होगा, इतनी क्रुएलिटी की होगी कि वो मरने के लिए तैयार हो गई, या वो मरने के लिए सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो गई। मतलब मरना बहुत बड़ा चीज़ मानी जाती है और कोई आसानी से इसका मतलब साहस नहीं करता कि वो फांसी लगा ले या मर जाए। तो अबेटमेंट में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उसको किसने प्रवोक किया है, तो अबेटर को सज़ा हमेशा ही मिलेगी। और एक क्रिमिनल की तरह, जैसे मर्डर केस में क्रिमिनल को सज़ा मिलती है, उस तरह से अबेटर को भी सज़ा मिलती है। अगर मान लो कोई गैस लीक हो गई किसी घर के अंदर, गैस का सिलेंडर लीक हुआ और बहू जल के मर गई किचन में, तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी हो गई, मतलब षड्यंत्र किया था किसी ने। ये चेक करेगी सबसे पहले पुलिस, ये देखेगी क्या वो गैस जेन्युइन लीक हुई या जानबूझ के उसका सिलेंडर खुला छोड़ा गया, इस चीज़ की जांच पड़ताल करेगी। तो कॉन्स्पिरेटर या अबेटर कौन हो गए? वही इन लॉज हो गए, उन्हीं के ऊपर शक जाएगा पहला। डाउरी डेथ, अगर 0 से 7 साल हुए हैं शादी के और कोई औरत की डेथ हो जाती है नेचुरल सर्कमस्टेंसेस के अलावा, सामान्य परिस्थितियों से हटकर, तो उस कंडीशन में भी अबेटर उसके इन लॉज को ही माना जाता है। डाउरी का केस बन सकता है दहेज के वजह से, अगर लगातार ऐसी कंप्लेंट मिल रही हो कि दहेज के लिए उसको परेशान किया जा रहा था, दहेज का प्रेशर बनाया जा रहा था, तो उसको ऐसी सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा कोई सबूत नहीं भी मिला तो भी सबसे पहले इंक्वायरी उसी के ऊपर चलेगी, जो उसके वो है इन लॉज वगैरह उन्हीं के ऊपर। तो ये हमने जो है कंप्लीट किया है। इसके अलावा 1-2 चीज़ और है, जैसे आफ्रे तो मैंने आपको बता ही दिया था, एफ्रे बैटरी बता दिया था। अब है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? देखो, एक तो लॉफुल असेंबली है जिसके लिए कानून आपको मौका देता है, इजाज़त देता है, जैसे धरना प्रदर्शन करना, वो लॉफुल असेंबली है। लेकिन धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग हथियार लेके इकट्ठे हो जाएं और किसी दूसरे धर्म के मोहल्ले पे आक्रमण कर दें, हमला कर दें, तो वो अनलॉफुल असेंबली, वो अलाउड नहीं है। जहाँ पर भी 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे हों और वेपन्स के साथ हों, हथियारों के साथ, लाठी डंडों के साथ इकट्ठे हों, तो उसे अनलॉफुल असेंबली कहते हैं और वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, उसके लिए कोर्ट सज़ा दे सकती है आपको। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक तरीके, जैसे किसी कथा को सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो लॉफुल असेंबली है, वहाँ पे कानून कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। या फिर आप किसी धार्मिक प्रवचन में या आप वैसे ही किसी चीज़ को, मुद्दे को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे पंचायत हो रही है, तो वो लॉफुल असेंबली होती है। और अनलॉफुल असेंबली यही है जहाँ पे आप किसी
मतलब लाठी डंडे वेपन के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो अनलॉफुल असेंबली में आ जाता है। इसे हम अनलॉफुल असेंबली में कवर कर लेते हैं। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली में जो आपका सेक्शन लगता है वो 189 ऑफ BNS लग जाता है। एक तो आपको सेक्शंस लिखना जरूरी होंगे इस बार, क्योंकि अभी अभी नया लॉ चेंज हुआ है, तो एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप सेक्शन लिख के आए। तो कोशिश करना कि जितने मैक्सिमम सेक्शंस आप लिख सको एग्जाम में उतने लिखना। मान लो कि 4 लोगों ने मिलकर बैंक को लूटा, लेकिन 5वां आदमी जो था वो बाहर था, मतलब ना तो वो बैंक को लूटने गया, लेकिन वो कॉन्स्पिरेंसी में शामिल था। अब ये चारों लोग बैंक लूटते हुए पकड़े गए, तो सजा 4 को मिलेगी या 5 को मिलेगी? 5 को मिलेगी सर। 5 को मिलेगी। रीजन? क्योंकि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट था, ये इसका रीजन है। क्योंकि 5 का ही मकसद क्या था, कॉमन इंटेंशन क्या थी, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था, बैंक को लूटना। 5 ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। मान लो एक व्यक्ति रोज बैंक जाता था और देखता था कि कब कितनी फोर्स होती है, कब कितनी पुलिस होती है, आसपास कैसा माहौल है। उसने कोई काम नहीं किया, बस ये करके उनको दे दिया जो बैंक लूटने वाले थे। अब लूटने चले गए 4 लोग और वो फंस गए, तो यहाँ पर 5 को सजा मिलेगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन इतना तो किया, रेकी तो की, उसने इन्फॉर्मेशन तो लीक की। अब मान लो 4 लोग जो बैंक लूटने गए, उनकी ये प्लानिंग थी 5वें के साथ कि हम बैंक लूटेंगे लेकिन किसी को मारेंगे नहीं, और बैंक लूट के भाग लेंगे और पैसा बांट लेंगे। लेकिन जब वो बैंक लूटने गए तो एक गार्ड को ज़्यादा ही होशियार था, वो इनसे डायरेक्ट पंगा लेने आ गया। मतलब उसने पुलिस को कॉल कर दिया या इनसे उलझ पड़ा। इस हाथापाई में उस गार्ड को इन्होंने गोली मार दी और गार्ड मर जाता है। अब जो मर्डर का केस है वो 4 के ऊपर चलेगा या 5 के ऊपर? 4 पे। वो 5 पे चलेगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट। 5 का मकसद क्या था, बैंक लूटना। तो बैंक लूटने की घटना के दौरान तो हत्या हुई, अचानक से लिया डिसीजन, पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी, तो इसके लिए 5 रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में आता है, कवर कर जाता है। तो ये मैंने बहुत मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते थे आपको BNS के सारे डिस्कस करती हैं। कोई और आसी कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आपके मन में है? सिलेबस भेज दोगे? सिलेबस तो देखो प्रॉपर कोई सिलेबस आया नहीं है अभी, लेकिन जो हमारा BR एक्ट है ना, BNS का, भारतीय न्याय संहिता, वही हमारा सिलेबस है। तो आप एक BR एक्ट परचेज कर लो, भारतीय न्याय संहिता, वही आपका सिलेबस है, क्योंकि प्रॉपर सिलेबस यूनिवर्सिटी ने कोई दिया ही नहीं है अभी तक इसका। लेकिन हमारे पास BR एक्ट है, वही हमारा सिलेबस है। और किसी के कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? इसकी रिकॉर्डिंग डालोगे सर? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे डालूंगा। थैंक यू सर। ये एक रिकॉर्डिंग सेशन है, और बाकी अभी आपको ऑलरेडी मैंने शेड्यूल दे दिया है, जो जो क्लासेस कब कब होनी है उस हिसाब से आप बाकी क्लासेस भी अटेंड कर लेना। ठीक है, कोई और भी आपकी क्वेरीज हो तो YouTube पे कमेंट जरूर कर देना, उसमें पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा फिर। और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अभी ओनली फॉर एडमिन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना उसमें बेकार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, इस वजह से मैंने वो ग्रुप अभी बंद कर दिया। ओनली एडमिन ही रहेगा, मैं ही डालूंगा उसके अंदर जो भी मैसेज डालना होगा।